हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। हमारा अभी तक जो है बायोलॉजी सीरीज चल रहा था, जिसमें हमने सबसे पहले बायोलॉजी में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात कर लिया। हमने अच्छे से डिटेल में जो है सारे चैप्टर्स जो है उसको फिनिश कर लिया है, जो कि हमारा नीट ओरिएंटेड है, क्योंकि मैं नीट को लेके चलती हूँ। तो उसमें नीट में जितने भी चैप्टर्स आते हैं बायोलॉजी में, वो सारे मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं। सारे उसके ऊपर जो है मैंने एग्जाम्पल सीरीज भी कराया। उसके बाद मैंने आपको डेट एंड साइंटिस्ट नेम भी बताया। पूरा का पूरा अच्छे से फिनिश हो चुका है। हम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो है उसको कर रहे थे, और उसमें भी हमारा 4 चैप्टर्स हो चुका है। तो उसको हम करने ही वाले हैं साथ साथ, और उसके साथ साथ जो है हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो है उसको भी हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी के अंदर। अब हम जो है नया सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें है कि हम केमिस्ट्री को भी लेके चल रहे हैं। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसमें सबसे जो बेसिक यूनिट वाली चैप्टर है, सबसे बेसिक चैप्टर है, वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, हमारे क्लास 11th का। और फिजिकल केमिस्ट्री जो है इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है यही वाला, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है आपको बहुत मतलब पहले समझना है, क्योंकि ये चैप्टर अगर आप समझ लेंगे तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है नेक्स्ट आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे आप समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने सारे एनसीईआरटी के पॉइंट्स हो गए, उसके बाद अलग से जो भी एनसीईआरटी हमारे नीट में जो भी आता है उन सबको मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाएगी। और इसमें बेसिकली हर एक चैप्टर्स में मैं 2 से 3 लेक्चर्स दूंगी, और पूरे लेक्चर्स में मैं आपको जो है टॉपिक्स के साथ साथ जो भी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती है हमारे जो नीट में, उन सबको भी मैं करवाने वाली हूँ। और उसके साथ साथ जो है मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले हर एक चैप्टर्स में समझेंगे कि हमको क्या क्या टॉपिक्स करना है, क्योंकि टॉपिक समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कुछ भी नहीं पढ़ लेना है, क्योंकि टॉपिक समझ के अगर हम करेंगे तो हमको अच्छे से समझ में भी रहेगा कि हमको कौन सा टॉपिक जो है, मतलब अगर हमें कोई टॉपिक अगर समझना है तो वो हमें समझ में आएगा कि हमें ये टॉपिक जो है इस टॉपिक को ही सिर्फ पढ़ना है। अगर वही हमारा वीक पॉइंट है तो उसको ही हमें कवर अप करना है। तो टॉपिक समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी इस चैप्टर के अंदर सबसे बेसिक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है हमारे फिजिकल केमिस्ट्री का। तो उसको हम टॉपिक समझते हैं कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो हमें मूल कॉन्सेप्ट जो है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो ये हमें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मूल कॉन्सेप्ट। उसके बाद स्टोइशियोमेट्री, ये जो टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझेंगे हम। इसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट जो है, ये टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोलैलिटी के बारे में जो है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है उन सब के बारे में भी हम समझेंगे। इम्पीरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखो ये जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो को रिलेटेड है, तो इनको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और एक चैप्टर है हमारे फिजिक्स का, जिसमें हम डायमेंशनल एनालिसिस जो करते हैं, यूनिट एंड डायमेंशंस, उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें भी रिलेटेड है। तो हम उनको भी क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, ताकि वो हमें फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा ही। तो उसके बाद जो है हम इसमें इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को समझेंगे, फिर परसेंटेज कंपोजिशन को, इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है, उसके बाद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जितने भी लॉज हैं वो, और एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। जिसमें कि आज हम बहुत ही बेसिक सी चीज़ें जो कि हमारे एनसीईआरटी में है, हम पूरा एनसीईआरटी को ही कवर करने वाले हैं। एनसीईआरटी जो है बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, खास की केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर तो बहुत ही मस्ट है, तो उसको हम अच्छे से करेंगे और उसके हर एक पॉइंट्स को हम कवर अप करने वाले हैं। तो इस आज के टॉपिक जो है उसमें हम बेसिक चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं, जो बेसिक्स है, जो कि समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्लास से हम इसके एडवांस लेवल में जाएंगे। तो सबसे पहले केमिस्ट्री वो साइंस का ब्रांच है, जिसमें कि साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस, इसमें हम बेसिकली chemistry is the science of molecules and their transformation. It is the science not much so much of the 100 element but of the infinite variety of molecules that may be built from them. यहाँ से क्या होता है कि मतलब केमिस्ट्री वो साइंस का ब्रांच है, जिसमें कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हम समझते हैं। बहुत सारी मॉलिक्यूल्स जो है उनका बिल्ड, मतलब कैसे अलग अलग तरह के कंपाउंड्स, अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, कैसे फॉर्मेशन होती है, कैसे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, इन सब के बारे में समझने को ही हम साइंस मतलब केमिस्ट्री कहते हैं, और ये साइंस का ही एक ब्रांच है। अब सबसे पहले हमारा ये पूरा चैप्टर स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैटर से। मैटर क्या होता है? मैटर वो चीज़ें, कोई भी चीज़ें
एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी चीज़ जिसकी अपनी मास होगी और वो कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगी, उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। ठीक है, तो मैटर क्या होता है, वो चीज़ें, एनीथिंग विच हैज़ मास, जिसके पास मास होगी और वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी। तो ऐसी लगभग हर एक चीज़ें, एवरीथिंग अराउंड अस, जैसे कि बुक हो गया, पेन हो गया, एयर हो गए, वाटर हो गए, हर चीज़ के पास क्या है, मास है और उसके पास वो ऑक्यूपाई भी करता है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। तो इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब जो ये मैटर है इसकी 3 स्टेट्स होती हैं। एक फिजिकल स्टेट, मतलब सॉरी, सॉलिड स्टेट होती है, लिक्विड स्टेट होती है और गैसियस स्टेट होती है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर टोटल 3 स्टेट्स हैं और हर एक का चैप्टर है, चैप्टर वाइज जो है हमारा, मतलब सॉलिड वाला चैप्टर भी है, लिक्विड स्टेट में लिक्विड सॉल्यूशंस हैं, गैसेस जो है, ये गैसेस वाला जो चैप्टर है वो रिमूव हो चुका है हमारे, जो गैसेस वाला है कि रिमूव हो चुका है हमारे सिलेबस से, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट्स होती हैं। फिजिकल स्टेट कह सकते हैं, फिजिकल चैप्टर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ये 3 जो है फिजिकल स्टेट्स होती हैं मैटर की। तो सॉलिड्स जो होता है उसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं कि बहुत ही क्लोजली एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, बहुत ही क्लोजली क्या होते हैं, वो लगे हुए रहते हैं। पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा ही पार्टिकल्स क्या रहेंगे, पास पास रहेंगे, जैसे हमारे पास एक कंटेनर है उसमें बहुत सारी मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो अगर बहुत ज़्यादा चिपकी चिपकी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही क्या है, पार्टिकल्स एक दूसरे से हेल्ड है, तो यहाँ पे मूवमेंट जो होगा, फ्रीली मूवमेंट जो होता है पार्टिकल्स का, वो पॉसिबल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिलता है। तो इसलिए सॉलिड्स जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं क्योंकि उसमें पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज पैक्ड रहते हैं और वो उसमें फ्रीली मूवमेंट ही एब्सेंट रहती है, तो इसलिए वो सॉलिड्स होते हैं। दूसरे जो लिक्विड्स होते हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स तो क्लोज रहते हैं लेकिन यहाँ पे जो है मतलब मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, वाटर की अगर हम बात कर ले तो वहाँ पे पार्टिकल्स तो बहुत ही पास पास है, वहाँ पे भी पास पास है, लेकिन वहाँ पे हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। गैसेस की बात कर लें अगर हम, तो गैसेस जो है उसमें पार्टिकल्स बहुत ही दूर दूर पे रहता है और वहाँ पे मूवमेंट जो होती है बहुत ही ईजी होती है और बहुत ही फास्ट मूवमेंट होती है। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझेंगे क्योंकि सॉलिड जो होती है उसमें फ्रीली मूवमेंट नहीं होने का कारण होता है क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा ही क्लोज रहते हैं। लिक्विड जो है उसमें पार्टिकल्स क्लोज तो रहते हैं लेकिन वो मूव कर सकते हैं। जो गैसेस होते हैं उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही दूर दूर रहते हैं और इसलिए उसमें क्या होता है, ईजी मूवमेंट और फास्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। अब ये जो सॉलिड्स होते हैं इसमें हमें डिफिनिट वॉल्यूम और शेप देखने को मिलता है। जो सॉलिड्स होती हैं इनकी डिफिनिट शेप होगी और वॉल्यूम होगी। इसको मतलब जो भी चीज़ें सॉलिड के फॉर्म में रहती है उनका एक फिक्स्ड शेप होता है। मान लेते हैं कि ये पेन है, ये पेन क्या है, सॉलिड है, इनका फिक्स्ड शेप है और इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है। तो ये आप समझेंगे क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, फिक्स्ड है, पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो इनकी शेप होती है, इनकी वॉल्यूम होती है, क्या होती है, फिक्स्ड रहती है। उस तरह से अगर हम लिक्विड्स की अगर हम बात कर ले तो लिक्विड जो होती है उसकी डिफिनिट वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम उसकी डिफिनिट होती है, लेकिन उसकी शेप जो होती है वो डिफिनिट नहीं रहेगी, उसका कंटेनर के हिसाब से चेंज होता है। जिस कंटेनर में उसको हम रखते हैं लिक्विड को, वो उस हिसाब का शेप क्या कर देता है, ले लेता है। इसलिए कहा गया है कि जो लिक्विड्स होते हैं उनकी शेप क्या होती है, वो डिफिनिट नहीं होती है, लेकिन उनका वॉल्यूम फिक्स रहता है। ऐसा नहीं है कि उनका वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है घटता है। गैसेस जो होती है ना ही तो उनकी शेप फिक्स रहती है और ना ही तो उनका जो है वॉल्यूम जो है वो फिक्स रहता है, वो वेरी कर सकता है कंटेनर टू कंटेनर। ठीक है, उसके बाद ये जो 3 स्टेट्स हैं मैटर के, ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो उनकी वजह से ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो भी क्या होता है, चेंज होता है। सॉलिड जो है वो उसको अगर हम हीट करते हैं तो उससे क्या बनता है, लिक्विड बन सकता है, और लिक्विड को अगर हम हीट करते हैं तो उससे गैस बनता है। सेम ऐसे ही गैस को अगर हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो लिक्विड के फॉर्म में आ सकता है, और लिक्विड को अगर हम ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो वो सॉलिड के फॉर्म में भी आ सकता है। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम मैटर की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मैटर जो होता है उसमें प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और मिक्सचर्स होते हैं। जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनकी कुछ फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। इसके आगे और हम समझते हैं, when all constituent of a substance, जितने भी particles होते हैं constituents of a substance are same in chemical nature, it is said to be pure substance। कोई भी substance है वो pure substance कैसे है, अगर उसके अंदर की जो particles है, particle constituents है, वो क्या है,
सेम केमिकल नेचर के हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो प्योर सब्सटेंसेस है। एक मिक्सचर जो होता है उसमें बहुत से तरह के पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग तरह के जो है वो टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे शुगर का सॉल्यूशन जो होता है, पानी के अंदर शुगर सॉल्यूशन, उसमें पानी भी है, उसके बाद शुगर भी है, तो यहाँ पे अलग अलग कंपोजिशन होंगे। जैसे पानी है तो उसमें वाटर है, H2O है, तो यहाँ पे H2O जो है उसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसके बाद शुगर जो है इसमें कार्बन प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो शुगर सॉल्यूशन जो है इसमें मिक्सचर है, ये एक तरह का मिक्सचर है जिसमें कि हमें अलग अलग तरह की जो पार्टिकल्स हमें देखने को मिलती है। ऐसे ही एयर हो गया, एयर में डिफरेंट डिफरेंट तरह के गैसेस हैं, तो ये सारे क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं। अब एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बीच में आपको डिफरेंस समझना होगा कि एलिमेंट्स जो होते हैं कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस बाय केमिकल मेथड। किसी भी केमिकल मेथड से उनको हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सब्सटेंस में तोड़ नहीं सकते हैं, कैन नॉट बी ब्रोकन। एलिमेंट जो होते हैं वो सिंगल हो सकते हैं, सिंगुलर ऐसा हम कह सकते हैं, और कंपाउंड जो है वो प्लूरल फॉर्म हो गया। तो मतलब हम समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि एलिमेंट जो है वो सिंगुलर फॉर्म है, दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन द सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मेथड। किसी भी केमिकल मेथड से उनको हम क्या कर सकते हैं, वो उनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे मेटल्स में, इसमें ही एलिमेंट्स में अगर मेटल है, नॉन मेटल्स हैं और मेटेलॉइड्स हैं, तो मेटल्स में जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, तो ये सिंपलर सब्सटेंसेस है, इनको फर्दर हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया। मेटेलॉइड्स की अगर हम बात कर ले तो सिलिकॉन हो गया। तो ये सारे जो भी एलिमेंट्स हैं ये जो है इनको केमिकल मेथड से भी तोड़ा नहीं जा सकता है। ऐसे ही कंपाउंड्स की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, एक फिक्स्ड रेशियो में जो है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और वही कंपाउंड बनाते हैं। जैसे वाटर की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो ये दोनों मिल करके, 2 एलिमेंट्स अलग अलग मिल करके जो है वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो अलग अलग एक सिंगल एलिमेंट जो होगा उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन कंपाउंड्स को तोड़ा जा सकता है। और यहाँ पे 2 अलग अलग या 2 से ज्यादा जो है, मिनिमम जो है वो 2 होना चाहिए। तो मिनिमम 2 एलिमेंट्स या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स से मिलकर के क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं। तो वाटर में 1 हाइड्रोजन है, सॉरी 2 हाइड्रोजन है हमें दिख रहा है, और 1 ऑक्सीजन है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात कर ले, CO2 की, तो यहाँ पे 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। NaCl की बात कर ले तो यहाँ पे 1 Na है और 1 Cl है। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं मिक्सचर्स को। मिक्सचर 2 तरह की हो सकती है, एक होमोजेनस मिक्सचर होती है, एक हेटेरोजेनस मिक्सचर होती है। होमोजेनस जिसमें कि मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, एक ही तरह के सब्सटेंसेस जो हैं उससे मिलकर के बनता है होमोजेनस मिक्सचर्स। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी और कंपोनेंट जो होगा कंप्लीटली मिक्स होगा एक दूसरे के साथ, जैसे कि शुगर की सॉल्यूशन जो होती है ये होमोजेनस मिक्सचर होती है। हेटेरोजेनस मिक्सचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म होती है ये, और समटाइम्स डिफरेंट कंपाउंड जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। सॉल्ट और शुगर का जो मिक्सचर होता है ये एक तरह का हेटेरोजेनस मिक्सचर हमें देखने को मिलता है। अब हम समझते हैं मैटर की प्रॉपर्टीज को। मैटर की प्रॉपर्टीज टोटल 2 तरह की होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है मैटर का, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकता है। तो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है उसमें ये हो गया उस मैटर का कलर, उसका ऑर्डर, उसके बाद उसकी मेल्टिंग पॉइंट कैसी है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, उसकी डेंसिटी कितनी है, ये सारी क्या हो जाती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती है। वॉल्यूम वगैरह जो है, मास जो है, ये सारी चीजें क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है जिसमें कि कंपोजिशन आ गया, रिएक्टिविटी हो गया एसिड और बेसिस के साथ, ये सारी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है किसी भी मैटर की। इसमें केमिकल चेंज चाहिए इसको होने के लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हमें देखना है तो उसमें केमिकल चेंज होगा तभी हम देख पाएंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को। अब जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसकी मेजरमेंट की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होती है ऑफ द प्रॉपर्टीज इज रिक्वायर्ड फॉर द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो है उसकी जरूरत होती है। तो एक सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है, जिसको हम SI यूनिट्स भी कहते हैं। इसमें टोटल 7 बेस यूनिट्स है, और ये जो यूनिट्स है पर्टेन टू 7 फंडामेंटल साइंटिफिक जो क्वांटिटीज है, ये 7 फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है, साइंटिफिक क्वांटिटीज, इनके लिए बनाए गए हैं। और ये टोटल कितने हैं, 7 है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और ये 7 बेस यूनिट्स हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के द्वारा दिया गया है। और ये जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसकी सिंबल के ऊपर, इसके नेम के ऊपर और इसके बेस क्वांटिटीज के ऊपर। मतलब टोटल कितने तरह के जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं इन पे भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें कौन कौन से हैं या कौन कौन से नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है नीट में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है पहला फिजिकल क्वांटिटी जो है बेस फिजिकल क्वांटिटी वो है लेंथ, दूसरा है मास, उसके बाद है टाइम,
उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट, फिर है थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, उसके बाद है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 जो है क्या है बेस फिजिकल क्वांटिटीज है या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और इनके अलावा अगर कोई और नाम दे देगा तो वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होंगे, यही 7 हैं। लेंथ जो है इसका सिंबल जो है वो स्मॉल एल है, मास का स्मॉल एम है, टाइम का स्मॉल टी है, इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका आई है, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर का कैपिटल टी है। तो यहाँ पे टी और इस टी में कंफ्यूज नहीं होना है, स्मॉल टी रहेगा तो वो टाइम के लिए होता है, कैपिटल टी थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर का होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसको एन के फॉर्म में लिखते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है उसको आई वी के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब जो है नेम है इसकी, एसआई यूनिट जो होती है उसका नेम आपको पता होना चाहिए। जो लेंथ है उसका एसआई यूनिट जो है वो मीटर होता है, मास को हम किलोग्राम में लिखते हैं, टाइम को सेकेंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में। अब ये जो एसआई यूनिट्स वाले नेम है इनके सिंबल भी होते हैं, जैसे मीटर का एम, किलोग्राम का केजी, सेकेंड का एस, एम्पियर का ए, केल्विन का के और मोल का मोल, उसके बाद कैंडेला का सीडी। तो ये चीज़ें 7 फिजिकल जो क्वांटिटीज़ हैं इनको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आप अच्छे से समझेंगे। कुछ प्रेफिक्सेस जो हैं ये पूरे चैप्टर्स में, पूरे आपके नीट में बहुत ही बार काम आएगा, या तो फिजिक्स हो गया या केमिस्ट्री हो गया, हर जगह आपके काम आएगा। तो ये कुछ प्रेफिक्सेस जो है ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर 10 रेज टू द पावर -15 है तो उसको हम फेम्टो कहते हैं, 10 रेज टू द पावर -12 है तो उसको हम पीको कहते हैं, 10 रेज टू द पावर -9 है इसको नैनो कहा जाता है, 10 रेज टू द पावर -6 है तो उसको माइक्रो कहते हैं, 10 रेज टू द पावर -3 को मिली कहते हैं, 10 रेज टू द पावर -2 जो है इसको हम सेंटी कहते हैं, 10 रेज टू द पावर -1 को डेसी कहते हैं, और अगर प्लस के फॉर्म में है 10 रेज टू द पावर 3 है तो उसको हम किलो कहेंगे, और 10 रेज टू द पावर 6 अगर है तो उसको हम मेगा कहेंगे। तो ये प्रीफिक्सेस आप अच्छे से देख लीजिए, ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईली रिपीटेड है, बहुत बार रिपीट होता है, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। इसके बाद अब हम समझते हैं कुछ बेसिक टर्म्स को, जैसे कि मास और वेट में। मास जो होता है ये बेसिकली अमाउंट ऑफ मैटर होता है जो कि प्रेजेंट होता है, मतलब अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। कोई भी मास है, कोई भी चीज़ है, उसके अंदर कितने अमाउंट ऑफ मैटर है, मास मैटर है, वो उसका क्या होता है, मास होता है। लेकिन वेट जो होता है वो बेसिकली फोर्स होता है विच इज एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी फोर्स लग रहे होते हैं वो वेट होता है। जैसे आपसे मास और वेट अलग अलग पूछा जा सकता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास क्या है, तो मास बेसिकली उसके अंदर जितने भी मैटर प्रेजेंट है वो उसका मास है। लेकिन वेट क्या होता है, वो फोर्स होता है जो कि ग्रेविटी लगाता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये फोर्स होता है बेसिकली वेट। इट कैन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब मास जो है वो कहीं पे भी रखेंगे वो फिक्स रहता है हर जगह। मास क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का मास जो है वो फिक्स रहता है हर जगह। लेकिन वेट जो होता है वो वेरी कर सकता है। क्यों वेरी कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे फोर्स लग रही है ग्रेविटी के द्वारा, और ग्रेविटी जो है वो चेंज हो सकता है, प्लेस टू प्लेस जो है वो ग्रेविटी चेंज हो सकता है, इसीलिए जो है ये वेरी कर सकता है। इसके बाद हम समझते हैं वॉल्यूम को। तो अमाउंट ऑफ स्पेस विच इज ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसका वॉल्यूम होता है। इसकी एसआई यूनिट जो होती है लेंथ टू द पावर 3 होती है, जिसको हम मीटर क्यूब के फॉर्म में लिखते हैं। कुछ और चीज़ें आपको समझना है, जैसे 1 लीटर जो होता है वो 1000 ml के बराबर होता है, और यहाँ पे लिखा है दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इसके बाद हम समझेंगे डेंसिटी को। डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है बेसिकली, कि कितना जो है क्लोजनेस से कोई भी पार्टिकल क्या है पैक्ड है। मतलब एक पार्टिकल है, एक चीज़ है, कोई भी चीज़ है, और वो सब्सटेंस है, वो कितना क्लोजली पैक्ड है, वो उसकी क्लोजनेस जो है उसको बताता है डेंसिटी। और डेंसिटी जो होता है पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास पैक्ड है वही डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी जो है इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे बेसिक चीज़ें हैं डेंसिटी, मास जो है उसको हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो हमें डेंसिटी मिलता है। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास ऑक्यूपाइड है वो क्या होता है, डेंसिटी होता है। मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ये +3 जो है वो -3 में बन जाएगा, और केजी मीटर क्यूब हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर में टोटल 3 जो है स्केल्स हैं जिसे हम टेम्परेचर की मेजरमेंट करते हैं। एक सेल्सियस स्केल है, डिग्री सेल्सियस,
फ़ारेनहाइट स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल है। 3 स्केल्स है जिसमें कि मेजरमेंट करते हैं। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होती है डिग्री सेल्सियस में, वो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहती है, जहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस जो होती है वो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर होती है और 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है। तो सेल्सियस स्केल में जो है वो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है टेम्परेचर। फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से मतलब 212 डिग्री तक जो है यहाँ पे टेम्परेचर वेरी करता है। टेम्परेचर का रिलेशन जो है यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल आता है इससे, तो इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। अगर हमें डिग्री फ़ारेनहाइट जो है उसको मतलब सेल्सियस जो है इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में अगर हमें चेंज करना है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए 9/5 से जो भी टेम्परेचर हमारे डिग्री सेल्सियस में है वो +32 अगर हम करेंगे तो डिग्री फ़ारेनहाइट में हमें आंसर मिल जाएगा। डिग्री फ़ारेनहाइट में मतलब सेल्सियस में अगर हमें टेम्परेचर दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट में अगर हमें चाहिए, तो 9/5 से उस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे +32 उसमें ऐड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अगर हमें जो है केल्विन में चाहिए, डिग्री सेल्सियस में दे रखा है और हमें चाहिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा काम आएगा, ये पूरी जो केमिस्ट्री है इसमें पूरा काम आने वाला है आपको। तो यहाँ पे अगर हमें केल्विन में चाहिए टेम्परेचर और डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो उसमें अगर हम 273.15 या 273 अप्रॉक्स भी अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें केल्विन में आंसर मिल जाता है। टेम्परेचर जो है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि निगेटिव टेम्परेचर जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे, वो पॉसिबल हो सकता है सेल्सियस स्केल में, लेकिन केल्विन स्केल जो होता है उसमें निगेटिव टेम्परेचर जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर जो है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर निगेटिव टेम्परेचर जो होता है वो पॉसिबल होता है सेल्सियस स्केल में, लेकिन केल्विन स्केल जो होता है उसमें निगेटिव टेम्परेचर जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता है। अब ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आप समझ लेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन ही बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो सेल्सियस स्केल का अगर हम 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस मैंने आपको बताया है वो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ से अगर स्टार्ट होता है तो उसमें फ़ारेनहाइट जो होता है वो 32 डिग्री से स्टार्ट होता है। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस का है वही फ़ारेनहाइट का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और उसी को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमें 273.15 केल्विन मिलता है। और यहाँ पे केल्विन में आपको मैंने बताया है कि डिग्री सेल्सियस में 273.15 अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें केल्विन में आंसर मिल जाता है। तो इसमें अगर हम 273.15 ऐड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसी में अगर 0 डिग्री सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में अगर हमें चेंज करना है तो 9/5 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 9/5 और +32 ऐड करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। उसके बाद रूम टेम्परेचर जो होता है सेल्सियस में वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, उसी को अगर हम फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और 298 केल्विन जो है वो हमारा रूम टेम्परेचर पे केल्विन में टेम्परेचर होता है। 37 डिग्री सेल्सियस जो है ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट स्केल में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों फार्मूला बताया है, उन दोनों फार्मूला से आप इन सब चीज़ों को कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर याद रखना है तो आप इसको याद भी रख सकते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और यही 310 केल्विन होता है। 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 373 केल्विन जो है वो होता है। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल कॉम्बिनेशन की लॉज को। लॉज समझना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है और हमेशा आता है। जो लॉज है इसमें सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, मास की कंजर्वेशन के ऊपर लॉ है कि मास जो होता है वो कभी भी ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है, मास एक तरह का एनर्जी है, तो एनर्जी का भी यही सेम बात है कि मास और एनर्जी जो है इसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर। इसलिए टोटल मास जो होता है रिएक्टेंट का वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। जब भी रिएक्शंस होगा तो मास का जो रिएक्टेंट होता है वही टोटल मास होता है प्रोडक्ट का। लॉज ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शंस कहता है कि एक प्योर कंपाउंड जो है वो हमेशा कंटेन करेगा सेम एलिमेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ द मास। जैसे कि वाटर की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे हमेशा ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसकी वैल्यू जो होती है, रेशियो हमेशा फिक्स रहेगी, 2:1 के फॉर्म में ही रहेगी, जहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा और 1 ऑक्सीजन होगा। तो यही मिलके हमेशा क्या होता है, वाटर की फॉर्मेशन करती है। तो यही लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन कहता है कि कभी भी जब भी कंपाउंड बनता है तो उसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है मास का। उसके बाद डिफिनिट मल्टीपल प्रोपोर्शंस क्या कहता है कि जब भी व्हेन 2 एलिमेंट फॉर्म 2 और मोर देन 1 कंपाउंड, जब कोई भी एलिमेंट जो है 2 एलिमेंट अगर
बनाता है मोर देन वन कंपाउंड, एक कंपाउंड से ज़्यादा अगर बनाता है तो दो मासेस जो होता है एक एलिमेंट का दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर, वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन वन वन के फॉर्म में है, वैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे भी जो है वन वन के फॉर्म में रहेगा, मतलब फिक्स्ड होल नंबर रेशियो के फॉर्म में रहता है। तो CO और CO2 जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसमें जो है डाल्टन्स के अकॉर्डिंग जो है मैटर जो है वो बना हुआ है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से, जिसको हम एटम्स कहते हैं। और एटम जो होता है इसको हम बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ने वाले हैं। एटम जो होता है सेम एलिमेंट का, मतलब अगर सेम एलिमेंट है तो उसके अंदर सिमिलर तरह की प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेगा, मतलब पार्टिकल्स जो है प्रॉपर्टीज नहीं, पार्टिकल्स हमें सेम तरह की हमें देखने को मिलेगी, पार्टिकल्स हमें सेम तरह की देखने को मिलेगी अगर जो है एटम्स वो सेम एलिमेंट है। और अगर डिफरेंट एलिमेंट है मतलब डिफरेंट डिफरेंट एटम्स में जो है डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। एटम जो है वो कंबाइन होते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म द कंपाउंड, बनाने के लिए वो सिंपल होल रेशियो फॉर्म में जो है वो कंपाउंड कंबाइन होता है। अब हमें समझना है एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास जो होता है इसको एक्सप्रेस किया जाता है रिलेटिव टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम्स, मतलब एक यूनिट जो होता है एटॉमिक मास जो है उसको 1U के फॉर्म में लिखते हैं। एटॉमिक मास को लिखते हैं U के फॉर्म में यूनिट, और 1 यूनिट जो होता है वो होता है 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम। एक कार्बन 12 जो एटम होता है वो मतलब कार्बन 12 और कार्बन 14 ये आइसोटोप्स है, लेकिन स्टेबल जो होता है वो कार्बन 12 है, इसलिए 1 यूनिट जो होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट वो 1/12 होता है मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। इसलिए हाइड्रोजन जो होता है उसको 1U लिखते हैं। 1U का मतलब ही होता है कि वो होता है 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम के मास का 1/12 पार्ट, तो वो 1 यूनिट होता है। तो हाइड्रोजन जो है उसकी 1U यूनिट होती है। उसके बाद एटॉमिक मास यूनिट है बेसिकली, और कार्बन जो होता है वो 12 यूनिट होता है, नाइट्रोजन का 14 यूनिट होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का 16 यूनिट, सोडियम का 23 यूनिट। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा समझना है, इसको आपको याद करना होगा, आप जो है इसको याद कर लेंगे। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात कर ले तो ये सम होता है एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जो सम ऑफ एटॉमिक मासेस होते हैं एटम्स के अंदर वो प्रेजेंट होता है, उसको मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जैसे अगर हम वाटर की बात कर ले तो यहाँ पे हमें पता है कि 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन जो है उसमें कितने, मतलब उसका जो एटॉमिक मास होता है वो 1 यूनिट होता है। तो एक का अगर जो है एक हाइड्रोजन का मतलब 2 हाइड्रोजन है तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके एटॉमिक मास से, और उसमें प्लस ये इसका ऑक्सीजन का भी अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हमें 18 यूनिट जो है उसका मॉलिक्यूलर मास मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे उसका एटॉमिक मास जो है कार्बन का वो कितना है 12 है, और यहाँ पे 2 कितना है ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का अगर हम एटॉमिक मास इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 44 यूनिट जो है वो हमें इसका मॉलिक्यूलर मास देखने को मिलता है पूरे कार्बन डाइऑक्साइड का। इसके बाद हम मोलर मास की अगर हम बात कर ले तो ये बेसिकली क्या होता है, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। एक मोल सब्सटेंस का जो मास होता है वो मोलर मास होता है। यूनिट जो होता है वो ग्राम पर मोल होता है। हाइड्रोजन जो है वो 2 ग्राम पर मोल जो है उससे मिलके बनता है। ऑक्सीजन में टोटल 16 32 ग्राम पर मोल होते हैं, इसलिए वाटर जो होता है वो इन दोनों से मिल करके यानी कि 18 मोल जो है इसमें प्रेजेंट होता है, जहाँ पे 2 ये और 16 ये होता है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन और 16 ऑक्सीजन जो है वो मिल करके 18 ग्राम पर मोल जो है वो हमें मोलर मास देता है। तो ये यहाँ पे आके हमारा ये आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है पूरा समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टोइशियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट, ये सारी चीज़ें जो है बची हुई है, तो इन सब चीज़ों को हम सेकेंड लेक्चर में करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करूँगी कि आप जो है मेरे साथ जो है अच्छे से किए होंगे लेक्चर्स को। हैंड रिटन नोट्स जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।